सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत कई दिनों से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर आप सामाजिक भूगोल से संबंधित सांस्कृतिक परिमंडल टॉपिक पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएं। आप सभी के उसी अनुरोध को देखते हुए मैंने आज आप सभी के सामने सांस्कृतिक परिमंडल अर्थात कल्चरल रिलम से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। सोशल ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपको यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनने की संभावना है। आने वाले हमारे वीडियो भी सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित होंगे। विशेष तौर पर उनका वर्गीकरण मिलेगा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे सांस्कृतिक परिमंडल क्या होता है, इनका अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ इनकी पदानुक्रम को जानेंगे, जिसमें हम लोग सांस्कृतिक मंडल, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, दृश्य भूमि, प्रदेश एवं बिंदु के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कल्चरल रिलम को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव संस्कृति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव का। आदिम अवस्था से लेकर यदि हम वर्तमान अवस्था तक देखते हैं तो मानव ने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहना पसंद किया है, और उसी के अनुरूप मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल भी रहा है। हम सभी जानते हैं कि मानव प्राचीन काल से ही और अभी तक कुछ न कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर ही कुछ न कुछ क्रियाएं करती रही है। यदि स्पष्टतः हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र ऐसे आवासित क्षेत्र में विकसित हुए, या फिर कहेंगे ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुए जिसे हम कल्चरल हेरात के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन केंद्र को। ध्यान दीजिए, हम लोग परिमंडल से पहले सबसे पहले जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन केंद्रों को हम कहते हैं कल्चरल हेरात। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर देख लें। कल्चरल हेरात हमें सांस्कृतिक परिमंडल से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों के लिए इससे संबंधित एक वीडियो लेकर आऊं। कल्चरल हेरात जो है मानव का उद्गम स्थल कहलाता है, चाहे वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की दजला फरात की घाटी हो, मिस्र की नील घाटी हो, या फिर हम कहेंगे चीन की वीहो घाटी हो, या फिर हम मैक्सिको की माया सभ्यता के बारे में बात करें। जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति कुछ सांस्कृतिक उद्गम स्थल के रूप में हुआ है। लेकिन हम अगर सांस्कृतिक परिमंडल की बात करें तो सांस्कृतिक परिमंडल शब्द हमारा कार्ल सार्वर महोदय का दिया गया शब्द है। ध्यान दीजिए आप लोग कि सांस्कृतिक परिमंडल शब्द किनके द्वारा दिया गया है? कार्ल ओ सार्वर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। कार्ल ओ सावर द्वारा हमारा दिया गया है सांस्कृतिक परिमंडल कल्चरल रिलम शब्द को। सांस्कृतिक परिमंडल शब्द आंग्ल भाषा के रिलम का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सांस्कृतिक परिमंडल आंग्ल भाषा के रिलम का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रभाव क्षेत्र, डोमेन, फिर क्षेत्र या राज्य। ठीक है, ये तीन इनका अर्थ निकल कर आता है कि परिमंडल आंग्ल भाषा के रिलम का हिंदी रूपांतरण है, साथ ही प्रभाव क्षेत्र, क्षेत्र, राज्य इनका अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की
तो हम लोग देखेंगे कि प्रधान सांस्कृतिक केंद्र के चारों ओर, ध्यान दीजिए कि एक प्रधान सांस्कृतिक केंद्र की चारों ओर व्याप्त क्षेत्र के अंतर्गत एक या एक से अधिक सांस्कृतिक तत्व स्थल समांगता पाई जाती है तो उसे कहा जाता है सांस्कृतिक परिमंडल। ध्यान दीजिए कि सांस्कृतिक परिमंडल क्या है कि जब हम बात करेंगे कि एक प्रधान संस्कृति के केंद्र के चारों ओर व्याप्त वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी एक या एक से अधिक सांस्कृतिक तत्वों का स्थूल समांगता पाई जाती है, यानी कि स्थल से संबंधित उसमें समरूपता पाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक परिमंडल। सांस्कृतिक परिमंडल के अलावे हमें यहाँ ध्यान देना है कि सांस्कृतिक परिमंडल की बाह्य सीमा के विस्तार से विस्तृत सांस्कृतिक प्रदेश का निर्माण होता है और उसे हम सांस्कृतिक मंडल कहते हैं, कल्चरल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि कल्चरल वर्ल्ड हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके उपरांत हमारा जो होता है कल्चरल रिलम यानी कि सांस्कृतिक परिमंडल। ठीक है, स्पेंसर और थॉमस महोदय ने सांस्कृतिक परिमंडल की उत्पत्ति के बाद उनमें निवास करने वाले मनुष्यों के प्रभाव एवं संस्कृति प्रसार का बारे में बताया है। साथ ही उस सांस्कृतिक परिमंडल के भीतर या बाहर भी सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन सांस्कृतिक परिमंडल के अंतर्गत कई लघु स्तरीय प्रदेश सम्मिलित होते हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक प्रदेश या सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यदि हम स्पष्टतः देखें इनके पदानुक्रम को तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कहीं न कहीं सांस्कृतिक परिमंडल हमारे उस पदानुक्रम के ऊपर निर्भर रहता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सांस्कृतिक परिमंडल का कितना पदानुक्रम है। इनके पदानुक्रम को जब हम देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक मंडल हमारा सबसे प्रमुख है, अर्थात हम कहेंगे कि इनके पदानुक्रम में 6 मुख्य पदानुक्रम है, जिसमें बिंदु, प्रदेश, दृश्यभूमि, सांस्कृतिक दृश्यभूमि, सांस्कृतिक परिमंडल और सांस्कृतिक मंडल। और इन्हीं 6 पदानुक्रम के आधार पर पूरे वर्गीकरण स्पेंसर और थॉमस महोदय ने किया है, जिसका वर्णन हम एक अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि सबसे बड़ा मंडल क्या होता है, कौन सा होता है, तो इसके पदानुक्रम में हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा मंडल हमारा सांस्कृतिक मंडल है, जिसे हम कल्चरल वर्ल्ड कहते हैं। इसको आप आरोही और अवरोही क्रम में जरूर याद कर लें, क्योंकि इससे यूजीसी नेट प्रश्न पूछ चुकी है। तो सांस्कृतिक मंडल आपका जो है कल्चरल वर्ल्ड कहा जाता है। सांस्कृतिक परिमंडल आपका जो है ये कल्चरल रिलम कहलाता है। सांस्कृतिक प्रदेश तीसरी अवस्था में है, कल्चरल रीजन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दृश्यभूमि लैंडस्केप जिसे हम कहते हैं प्रदेश, और लास्ट में हमारा बिंदु होता है। यानी कि हम कहेंगे अगर हम अवरोही क्रम में बात करें तो एक बिंदु से हमारा, ठीक है, आरोही क्रम में बात करें तो एक बिंदु से हमारा शुरुआत होता है कल्चरल रिलम का, लास्ट में ये कल्चरल वर्ल्ड तक जाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व समाहित है। अगर हम आरोही क्रम के अलावा अवरोही क्रम में देखें तो सबसे बड़ा हमारा कल्चरल वर्ल्ड है, उसके बाद कल्चरल रिलम है, कल्चरल रीजन है, फिर आपका लैंडस्केप रीजन और पॉइंट आता है। और आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रदेश में इनके विशेष आधार पर, विशेष बेसिक डिलिमिटेशन के आधार पर इनका वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग को लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके पदानुक्रम, जिसको हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ इस पदानुक्रम का आधार क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक मंडल या फिर परिमंडल में, तो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक परिमंडल किसी बड़े सांस्कृतिक मंडल का उपविभाग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि किसी बड़े सांस्कृतिक मंडल का ये क्या है, सांस्कृतिक परिमंडल क्या है कि किसी बड़े मंडल का ये उपविभाग है और जिसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक प्रदेश भी समाहित होती है। ध्यान दीजिए, एक के बाद एक इसका जो पदानुक्रम है उसको समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। अर्थात
ये फिर क्या होता है आपका, इसका आंसर हमें सटीक नहीं मिल पाता है। तो सांस्कृतिक मंडल, परिमंडल जो हमारा है ये सांस्कृतिक मंडल का एक भाग है, उपविभाग है। और सांस्कृतिक मंडल क्या है, सांस्कृतिक प्रदेश का लघु सांस्कृतिक प्रदेश सांस्कृतिक परिमंडल में समाहित होती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि सांस्कृतिक प्रदेश हमारा तीसरा अवस्था में आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम त्रिस्तरीय बात करें, और आपको ध्यान देना है कि कल्चरल रिलम का एक सूत्र भी है जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रदेश का त्रिस्तरीय सिद्धांत। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए कि सांस्कृतिक प्रदेश का त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत में हम विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक मंडल, सांस्कृतिक परिमंडल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सांस्कृतिक परिमंडल जिसे हम कल्चरल रिलम कहते हैं, फिर सांस्कृतिक प्रदेश जिसे हम कल्चरल रिजन कहते हैं, ये त्रिस्तरीय सिद्धांत है। लेकिन हमने आप लोगों के सहयोग के लिए और साथ ही साथ यूजीसी एंटी नेट के पैटर्न को देखते हुए इसको 6 पार्ट में बांट चुके हैं, जिससे आरोही और अवरोही करके प्रश्न पूछा जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिमंडल मध्यम स्तरीय सांस्कृतिक प्रदेश होता है। ध्यान दीजिए कि सांस्कृतिक परिमंडल जो है मध्यम स्तरीय सांस्कृतिक प्रदेश होता है, जो हमारा क्या है कि मंडल से, सांस्कृतिक कल्चरल वर्ल्ड से मध्यम स्तरीय दूसरे नंबर पर स्थित होती है। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अमेरिकी सांस्कृतिक परिमंडल में, जिसमें संपूर्ण अमेरिका समाहित है, उसमें भाषाई अंतर के आधार पर उसको हम 2 परिमंडल में बांटते हैं, जिसका वर्णन हमें अगले वीडियो में उसके वर्गीकरण में मिलेगा। आप सिर्फ अभी समझ लीजिए कि हमारा अमेरिकी सांस्कृतिक मंडल को हम 2 भाषाई अंतरों पर बांटते हैं। एक, इसमें हमारा पूरे अमेरिकी मंडल है, यानी कि पूरा अमेरिका का कल्चरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें 2 भाग आ जाता है जिसे हम परिमंडल कहते हैं। एक आंग्ल अमेरिकी परिमंडल है, दूसरा लैटिन अमेरिकी परिमंडल। उसे आप नोट डाउन कर लें, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल और लैटिन अमेरिकी परिमंडल में उसको हम विभक्त करते हैं। उसी प्रकार हम यूरोपीय मंडल के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, भूमध्य सागरीय और पूर्वी यूरोप सांस्कृतिक परिमंडल को हम उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सांस्कृतिक परिमंडल के सीमांकन का आधार। सांस्कृतिक परिमंडल के आधार, सीमांकन के आधार की जब हम बात करते हैं तो मेरा पहला जो है, और ध्यान देना है यहाँ पर कि इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा बेस है जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन पद्धति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मनुष्य जो है स्वयं सर्वप्रमुख सांस्कृतिक तत्व है, जो अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी रुचि के लिए, अपने कौशल के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में परिवर्तन करके सांस्कृतिक तत्वों, या फिर हम कहेंगे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि एक परिमंडल के अंतर्गत सामान्यतः मनुष्यों के जीवन यापन के ढंग लगभग समान प्रकार के होते हैं, चाहे वो ध्रुवीय परिमंडल में रहने वाली हम एक्सिमो की बात करें, चाहे लैप्स की बात करें, या फिर हम सेमियार्ड जनजाति की बात करें। इन सभी का जो जीवन स्तर है एक परिमंडल में जब रहेंगे तो एक ही प्रकार के होंगे, न कि इनका जीवन स्तर अलग अलग होगा। जैसे कि बर्फीले क्षेत्रों में जो रहते हैं, आखेट से प्राप्त मांस, भोजन, चमड़े, वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये इग्लू में रहते हैं, विशेषकर एक्सिमो लोग बिना पहिए के स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये उनका जीवन पद्धति है, जो एक डिलिमिटेशन आधार देता है हमारा सांस्कृतिक परिमंडल का। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी विकास सांस्कृतिक परिमंडल के सीमांकन में विकास का दूसरा मापदंड माना जाता है, और तकनीकी विकास से इसका सीधा संबंध है, जिससे मानव अपना आर्थिक विकास करता है। जीवन आर्थिक स्तर के आधार पर देशों में विकसित लीजिए, या फिर विकासशील, या फिर अल्प विकसित में हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे समझिए कि यूरोपीय सांस्कृतिक परिमंडल की यदि हम बात करेंगे तो हमारे उसके अंदर 3 परिमंडल शामिल हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल, ध्यान दीजिए, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला हमारा उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल, दूसरा पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, और तीसरा में भूमध्य सागरीय परिमंडल में विभक्त करते हैं। इस विभाजन का मौलिक आधार तकनीक और आर्थिक स्तर ही है। इसलिए
कुछ बेसिस हैं, इसी बेसिस के आधार पर जो हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपका सवाल भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय परिमंडल का, यूरोपीय सांस्कृतिक मंडल का विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो प्रौद्योगिकी आधार पर। अगर कहा जाए कि जो इग्लू प्रदेश में, यानी कि हम कहेंगे कि जो बर्फीले प्रदेश में निवास करते हैं उनका जीवन आधार, तो जीवन पद्धति के आधार पर सांस्कृतिक परिमंडल का विकास किया गया। उसी प्रकार हमारा धार्मिक विश्वास, यानी कि जो हमारा रिलीजियस फेथ है और धर्म जो है उसके आधार पर हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आधार मिलता है आपके कल्चरल वर्ल्ड में, कल्चरल हम कहेंगे कल्चर रिलम में। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे यूरोपीय उपनिवेश के विस्तार के साथ ईसाई धर्म का प्रसार भी विश्व के बड़े क्षेत्रों पर हुआ और धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव जो हम बात करते हैं, मनुष्य के आचार विचार, उनकी रहन सहन, साथ ही साथ उनके आदतों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा है भाषा। चौथा आधार हमारा क्या है, भाषा है। ये भी सांस्कृतिक परिमंडल का एक महत्वपूर्ण तत्व है और भाषा संस्कृति के आधार का प्रसार और सशक्त साधन भी माना जाता है। चाहे हम वर्ल्ड की प्रमुख भाषाओं को देखें, जिसमें आपका चीनी, जिसे हम मंदरानी कहते हैं, मंदारिनी कहते हैं, अंग्रेजी है, आपका रूसी है, फिर स्पेनी है, फिर हिंदी है। तो इस तरह करके इनकी भाषा के आधार पर भी काफ़ी जो है सांस्कृतिक परिमंडल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि भाषा की विभिन्नता के आधार पर यदि हम बात करें तो अमेरिकी सांस्कृतिक परिमंडल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल और लैटिन अमेरिकी परिमंडल। इसके उपरांत पांचवा हमारा है प्रजातीय समूह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सभी प्रजातीय समूह के बारे में जानते हैं। और प्रजातीय समूह से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करनी हो तो हमारे सोशल ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रजातीय समूह में हम लोग देखते हैं चीनी परिमंडल में आपको मंगोलायड आते हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल में आपको नार्डिक पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय परिमंडल में भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है, अफ्रीकी में निग्रो परिमंडल में निग्रो निग्रिटो पाए जाते हैं। तो ये आपको विभिन्न परिमंडलों में अलग अलग प्रजातीय समूह पाए जाते हैं। और अंतिम हमारा जो इसमें है जीवन दर्शन, या फिर हम कहेंगे एटीट्यूड ऑफ लाइफ। तो एटीट्यूड ऑफ लाइफ की जब बात होती है तो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक का एक जो प्रमुख तत्व के कारण जो है मानव का विचार, मानव का दृष्टिकोण, मानव का व्यवहार सभी परिमंडलों में, सभी सांस्कृतिक परिमंडलों के सीमांकन के मापदंड के रूप में ये जीवन दर्शन प्रयोग होता है। और विश्व के विभिन्न भागों में जीवन के प्रति मानव दृष्टिकोण में पर्याप्त विभिन्नता भी पाई जाती है। जैसे कि हम अगर कहें कि पाश्चात्य संस्कृति, या फिर हम कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जिसे हम कहते हैं, या फिर हम प्राच्य संस्कृति जिसे हम ईस्टर्न कल्चर का विभाजन की बात करें, तो मूलतः क्षेत्र आधारित नहीं बल्कि जीवन दर्शन आधारित कहा जा सकता है। एटीट्यूड ऑफ लाइफ से संबंधित माना जाता है। जो आज हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की, कि भारत में वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमी सभ्यताओं का जो समावेश हो चुका है और वहाँ के लोग, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो हमारे ओरिएंटल या फिर ईस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका विभाजन जो है हम यहाँ पर भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन दर्शन के आधार पर कि आप किस रूप में देख रहे हैं चीज़ों को, आपकी जो सोच है, आपकी पाश्चात्य संस्कृति है जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उनकी उसमें विशेष तौर पर आपको भौतिकवादिता दिखाई देती है, भोग विलास पर बल देती है वर्तमान समय में। जबकि पूर्वी संस्कृति हमारा, जैसे भारत का संस्कृति है, ये हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर विश्वास रखती है। तो यहाँ के निवासी थोड़े से में भी संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ें दोनों में बेसिक जो हमारा है अंतर है जीवन दर्शन को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा होगा आपको हमारा ये वीडियो? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, साथ ही साथ शेयर, लाइक और कमेंट हमें जरूर करें।